So we are again at the weekend session. डेट है आज 4 अगस्त 24। ये हमारा ग्रुप नेम है फिनवेस्टर्स यशस्वी भव। तो जो आज सब्जेक्ट था वो था पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो हाउ वी कैन मेक स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस पोर्टफोलियो। पहले देखते हैं कि रेशनल क्या होगा, कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है किस तरह से रिटर्न डिसाइड करेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है रिटर्न आपका कैसा होगा, वो डिसाइड कैसे होगा, खासतौर से जो इक्विटी मार्केट है उसमें। तो चार पांच जो है, पहले ये देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं। लाइक एस्टिमेटेड ग्रोथ, नेक्स्ट है वैल्यूएशन, और वो चीज मार्केट को नोन है कि नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर आपका क्या होगा इस कंडीशन में। पहले ग्रोथ है, कितने एस्टिमेट कर रहे हैं, ग्रोथ कितनी आने वाली है आपके एसेट में। वैल्यूएशन क्या है उस एसेट का, और वो दोनों चीजें मार्केट को पता है कि नहीं। उस कंडीशन में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है उसका। पहले देखते हैं कि मान लीजिए किसी चीज का एस्टिमेटेड ग्रोथ हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, और ये बात मार्केट को पता है। ये बात मार्केट को पता है, तो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होंगे, नहीं होंगे या फिर लो होंगे। मैं फिर से एक बार समझाता हूं। अगर सपोज आपने कोई स्टॉक लिया जिसका एस्टिमेटेड ग्रोथ हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, और ये बात मार्केट को पता है। मार्केट को पता होने का मतलब कैसे हुआ, कि स्क्रीनर पे वो चीज दिख रहा है, लिखा हुआ है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रही है, सोशल मीडिया में बात हो रही है, जो न्यूज एंकर्स हैं उसको डेली दिन रात जो है बताए जा रहे हैं, अखबार में छप रहा है। दैट द फैक्ट इज नोन टू मार्केट। उस केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो या तो रिटर्न देगा तो कम देगा, या फिर नहीं देगा। क्यों? अगर उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि उसका पी बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो आगे जाके कंप्रेस हो जाएगा। या फिर अगर कंप्रेस नहीं हुआ, सेम पी अगर मेंटेन कर गया, तो जितना पैट ग्रोथ उसको मिल रहा है 20-25% का, 15% का, वही पैट ग्रोथ आपके रिटर्न में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर एस्टिमेटेड ग्रोथ हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, लेकिन मार्केट को पता नहीं है। ठीक है, ग्रोथ, एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है, जो आपने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा होगा या मैनेजमेंट इंटरव्यू सुना होगा, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि एस्टिमेटेड ग्रोथ तो हाई है और वैल्यूएशन जो है हाई है, लेकिन मार्केट को ये बात नहीं पता है कि इसमें अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होंगे आपके, लो होंगे। कैसे होंगे? जैसे ही उसका एक क्वार्टरली रिजल्ट आएगा जिसमें दिखेगा कि ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो शेयर प्राइस में जनरली क्या होगा, एक स्पाइक आएगा। ठीक है, बट चूंकि वैल्यूएशन पहले से ही हाई है, तो बाद में एज पर ग्रोथ वो सेटल हो जाएगा। इसलिए लिखा वहां पे स्पाइक्स बट सेटल्स एज पर ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं, सपोज कि एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है वो मॉडरेट है, हाई से कम है बट लो से ज्यादा है, मॉडरेट ग्रोथ है। अब हाई कहने ग्रोथ का मतलब, का मेरा कहने का मतलब था कि ग्रोथ मोर देन 40% टाइप ग्रोथ को हम हाई ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ मोर देन 20 to 40% को हम मॉडरेट ग्रोथ, मतलब 40% भी आज के, मतलब मैं जस्ट एक पैरामीटर ले रहा हूँ, आप उसको पीजी कैलकुलेशन से जरूर एक बार कंपेयर करके देखिएगा। तो ग्रोथ मोर देन 40% इज हाई ग्रोथ, अबाउट 20 एंड बिलो 40 इज मॉडरेट टू हाई ग्रोथ, एंड बिलो 20 इज, वी कैन से, मॉडरेट टू लो ग्रोथ। इस तरह से हम लेके चलते हैं। तो अगर ग्रोथ मान लीजिए मॉडरेट है, वैल्यूएशन हाई है, 1 सेकेंड, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रोथ मॉडरेट है एक्सपेक्टेड, वैल्यूएशन हाई है, और मार्केट को ये नहीं पता है। उस केस में चूंकि वैल्यूएशन पहले ही हाई है, ग्रोथ जो है वो मॉडरेट ही है। चूंकि मार्केट को नहीं पता है, तो समटाइम्स वो मॉडरेट रिटर्न दे जाएगा शॉर्ट टर्म। बट जैसे ही वो एज पर ग्रोथ सेटल होगा, लास्टली क्या करती है मार्केट की, किसी को वैल्यू करती है उसके नेक्स्ट आने वाले ग्रोथ को देखते हुए, फिर उसके शेयर प्राइस में वो चीजें जाती हैं। अगर उसको वैल्यूएशन कम दे रखा होगा और आने वाली ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली होगी, तो चीजें अलग होंगी।
नहीं तो फिर अगर मॉडरेट ग्रोथ है या फिर लो ग्रोथ है, ऑलरेडी वैल्यूएशन ज्यादा है, तो बाद में जाकर वो सेटल हो ही जानी है। तो अगर मॉडरेट ग्रोथ है, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट को ये बात नहीं पता है, मतलब चर्चा नहीं हो रही है सोशल मीडिया में या टीवी इंटरव्यू में या कहीं चर्चा नहीं हो रही है, आपने पता लगाया, कॉन्फ्रेंस कॉल देके मैनेजमेंट को ट्रैक करके पता लगाया, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस उस टाइम में आपके लो टू मॉडरेट होंगे। रिटर्न से बनेंगे बट लो टू मॉडरेट। क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट को बहुत इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है ना, वो बहुत ही ज्यादा नहीं है और वैल्यूएशन ऑलरेडी मार्केट ने उसको दे रखा है। नेक्स्ट केस आता है, अगर एस्टिमेटेड ग्रोथ मॉडरेट है, वैल्यूएशन लो है और मार्केट को नहीं पता है, देन दिस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे मॉडरेट टू हाई, मतलब साइजेबल अमाउंट से लेके ज्यादा तक रिटर्न हो सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो मॉडरेट ग्रोथ है, मार्केट को ये बात नहीं पता है और वैल्यूएशन लो है। तो इन दैट केस री रेटिंग उस स्टॉक की हो जाती है एज पर सेक्टर। नेक्स्ट केस में अगर एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है वो मॉडरेट है, वैल्यूएशन लो है और ये बात मार्केट को पता है, तो इस हिसाब से मार्केट आपको बहुत हाई या मॉडरेट रिटर्न नहीं देगा, वो लो देगा। क्योंकि अगर उसने पहले ही, जानते हुए भी अगर वैल्यूएशन नहीं दे रखा है मार्केट ने पहले से, दैट मीन्स कि मार्केट उस सेक्टर में कोई डाउन ट्रेंड या कुछ ना कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए वो वैल्यूएशन लो है उसका मार्केट के जानने के बाद भी, जबकि ग्रोथ वहां मॉडरेट है। नेक्स्ट, अगर एस्टिमेटेड ग्रोथ भी लो है, वैल्यूएशन भी लो है, कम है, और मार्केट को नहीं पता है, तो रिटर्न तभी नहीं बनेगा, क्योंकि लो एस्टिमेटेड ग्रोथ, वैल्यूएशन लो, ज्यादा कुछ रिपोर्ट होगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेगा मार्केट उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेल एस्टिमेटेड ग्रोथ इज लो, वैल्यूएशन इज हाई, मार्केट को नहीं पता। ठीक है, ये कब केसेस होते हैं ये वाले? ये वाले केसेस होते हैं कोई किसी चीज को पंप कर रहा है, कुछ ग्रोथ ग्रोथ है नहीं बिजनेस में, उसको पंप कर करके वैल्यूएशन बहुत ऊपर कर दिया, मार्केट को ये बात पता भी नहीं है कि कोई कहीं कुछ पंप कर रहा है, तब भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस निगेटिव ही होंगे। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, तो रिटर्न रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव ही होंगे। मार्केट डिरेट्स ऑन बैड नंबर, जैसे ही वो कंपनी अपने रिटर्न पोस्ट करेगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करेगी, वहां खराब नंबर दिखेंगे, मार्केट की नजर में वो आएगा और वो वहां से गिरना शुरू होगा। अगला केस में अगर रिटर्न एस्टिमेटेड ग्रोथ लो है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और मार्केट को ये भी बात ये पता है, तो ये नेगेटिव आपको देगा रिटर्न। और ऐसे केसेस में तो प्राइस जो है ऑलरेडी डाउन टाउन में होगा। एग्जाम्पल के तरफ लास्ट सेशन में जैसे बात कर रहे थे, पवन सर बात कर रहे थे वारी की, ये वाला केस वहां बैठता है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड ट्रेंड में है और निगेटिव रिटर्न जो मिले हैं पिछले 4-5 महीने में, तो ये वाला केस में अप्लाई होता है। एस्टिमेटेड ग्रोथ इज लो, वैल्यूएशन इज हाई, नोन टू मार्केट, इसलिए उसने हाई कर रखा था पहले की ग्रोथ को देखते हुए, उसने कुछ गलत पोस्ट किया, तो प्राइस ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है और आगे निगेटिव भी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हो गया है। ये आता है फाइनल चीज, एस्टिमेटेड ग्रोथ इज हाई, वैल्यूएशन कम है, मार्केट को ये बात पता नहीं है, देन इन दिस केस रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज ये मार्केट के लिए सरप्राइज होगा। हाई एस्टिमेटेड ग्रोथ आपने पता लगा लिया, मैनेजमेंट को ट्रैक करके, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल से, उनके मैनेजमेंट इंटरव्यू से, उनके किसी फिजिकल मीट से, आप कहीं अगर ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कहीं उसका प्लांट ही लगा हुआ है, वहां जाके आपने यहाँ वहां कलबट करके पता लगा लिया, जो बात मार्केट को नहीं पता है, अभी उसने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, बीएससी एनएससी पे कुछ फाइल नहीं किया है, कहीं उसने कहीं बात कर रखी है, वो बात आपको पता है, किसी भी तरीके से पता है, वैल्यूएशन उसका बहुत लो है, उस केस में आपके लिए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जब भी वो नंबर ये पोस्ट करेगा या जब भी डिक्लेरेशन जब बीएससी एनएससी पे जब डालेगा, मार्केट को वो चीज सरप्राइज करेंगे अचानक से। ठीक है, तो इन सारे फ्रेमवर्क्स में इसको एक बार आप फिर से गो थ्रू कीजिएगा। ये जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज को देखिएगा इसमें कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहाँ फिट कर रहा है, ताकि आप रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से डिसाइड करें। ठीक है, तो इससे हम क्या ले सकते हैं कि वी शुड इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रीनर फ्रेमवर्क एंड अवॉइड रेड वंस। मतलब इसमें आपको जो यहाँ पे स्ट्रिप दिख रही है, 8-10 स्ट्रिप दिख रही है, इसमें जो थोड़ा ग्रीन की तरफ है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस ग्रीनर वाले फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। तो जो रेड वन टाइप जो फ्रेमवर्क है वहां से हमें बचना चाहिए। दैट इज मतलब कि ग्रोथ लो है या पता नहीं है क्या ग्रोथ है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मार्केट को पता है चाहे मार्केट को नहीं पता है, कोई बात नहीं है, रिटर्न नेगेटिव ही होंगे। तो इन दैट ये आते हैं केसेस पंपिंग वाले में।
ये आते हैं केसेस, सोशल मीडिया पे कोई बात चल रही है, बिना किसी मतलब के कोई ऊपर भागे जा रहा है और लोग उसको रॉकेट समझ के पकड़ रहे हैं कि मैं भी उड़ जाऊंगा। उस चक्कर में फिर ये चीज होती है। तो ग्रीनर फ्रेमवर्क पे आपको ध्यान देना है, जो रेडिश फ्रेमवर्क है उससे अवॉइड करना है आपको। ये रैशनल है आपके इन्वेस्टमेंट का, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी क्या हो सकती है। आगे आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे कि किस चीज को हमें कोई स्टॉक या सेक्टर सिलेक्ट करना है तो हम करें कैसे। ठीक है, व्हाट प्रोपेल्स यू टू सिलेक्ट। ऐसी क्या चीज है जो आपको किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए प्रोपेल करेगी, आपको विवश करेगी कि कैसे हम सिलेक्ट करें। तो इसके लिए फ्रेमवर्क बनाया है मैंने कि वो सोर्स क्या है आपका जिससे आपको ये चल रही है बात पता। मार्केट में वो जो भी आप खरीद रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, फिर उसका वैल्यूएशन कितना है, उस स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है। और ये बात आपको इतनी बात चल गई पता, तो फिर आप उसमें एलोकेट कितना करेंगे। ठीक है। और थोड़े अदर फैक्टर्स, जो क्या क्या चीज आपको और चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आपको जो चीज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, आपने वो चीज कहाँ से पता लगाई है, डिमांड उस चीज की कितनी है, वैल्यूएशन कितना चल रहा है, और ये तीनों चीज जब आपने समझ लिया तो आप उसके हिसाब से एलोकेशन कितना करेंगे। और फिर उसके साथ साथ और भी क्या क्या चीज आपको देखनी है उस टाइम। तो पहली चीज, अगर सोर्स आपका सोशल मीडिया है, ठीक है, और जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हैं डिमांड कितनी है मार्केट में आपको ये पता नहीं है, ठीक है, और वैल्यूएशन उसका फेयर भी है, तो आपको एलोकेशन जो करना है उसमें, आपका मन है कि नहीं मैं इसमें खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, बहुत ही ज्यादा प्राइस भाग रहा है, मैं छूट ना जाऊं पीछे। तो अगर आपको एलोकेशन करना भी है तो आप लो एलोकेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे है और डिमांड एक्चुअली पता नहीं है कितनी डिमांड है, तो कुछ ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, देन आपका एलोकेशन वहां पे कम होना चाहिए। और आपको वहां पे बिल्कुल बैलेंस शीट चेक करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बैलेंस शीट ही नेगेटिव में चल रहा हो पूरा, और सोशल मीडिया पे चूंकि उसका खूब हवा बना हुआ है तो लोग उसको भगा रहे हैं ऊपर, आप भी उसमें जाके मतलब होता यह है कि किसी खराब फंडामेंटल वाली कंपनी में करना ये होता है कि अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढना होता है कि आगे हम किसको बेचेंगे। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आता है कि सोशल मीडिया से है सोर्स आपका, डिमांड जो पता है आपको, डिमांड पता है कि भाई जो ये सामान है ना, ये काफी इसकी अचानक से डिमांड बढ़ी, मैं देख रहा हूँ और काफी बातें भी यहाँ वहां से सुन रहा हूँ और दिख भी रही हैं काफी चीजें। ठीक है, डिमांड आपको चल गया पता। और वैल्यूएशन जो है फेयर है, अच्छा वैल्यूएशन है, तो आप वहां पे लो से मॉडरेट तक, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा करके लो से मॉडरेट तक आप उसमें एलोकेट कर सकते हैं पैसा अपना। ये लो मॉडरेट कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्या किसका मतलब लो बोलूंगा किसका मतलब मॉडरेट बोलूंगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो लो से मॉडरेट तक आप उसमें कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन फेयर है और एटलीस्ट आपके पास जो एक डिमांड है ना वो पता है कितनी डिमांड है। तो आपके दो चीजें टिक हो गई, फेयर वैल्यूएशन एंड नोन सोर्सेज। सोशल मीडिया अभी भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। इस चीज को आप वैलिडेट करने के लिए एक बार कंपनी का बैलेंस शीट और आखिरी के रिजल्ट जो है वो चेक जरूर करेंगे। अगला आता है कि सोशल मीडिया है सोर्स आपका, डिमांड आपको पता भी है, डिमांड है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको एलोकेट नहीं करना है वहां, अवॉइड करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। नेक्स्ट आते हैं, सोर्स आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई ट्रस्टेड साइट, ट्रस्टेड नोटिफिकेशन, ट्रस्टेड मिनिस्टर कहीं पे जाके पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान कि हम इतना करेंगे तो वो काफी ऑथेंटिक हो जाता है। चुनावी वादे नहीं, इलेक्शन प्रोमिसेस नहीं, पार्लियामेंट में दिए हुए फैक्ट्स, टीवी इंटरव्यू पे, ट्रस्टेड टीवी इंटरव्यू के सामने बोले हुए विद फैक्ट्स। ठीक है, विद बजटरी एलोकेशन के साथ वो प्रूव्ड हो कि इतना एलोकेट तो किया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये इतनी बातें कह रहे हैं हम करेंगे एलोकेट। तो अगर गवर्नमेंट सोर्स है आपका और डिमांड आपको पता नहीं है, अभी मार्केट में नहीं पता आपको कितनी डिमांड है, और वैल्यूएशन लो है उसका, तो वहां से आप एलोकेशन आप जो है वो लो से मॉडरेट तक कर सकते हैं वहां पे। और इसमें आपको वेट फॉर क्लैरिटी, और क्लैरिटी का वेट करना है कि नोटिफिकेशन ही आ जाए कितना पैसा वो एलोकेट करेंगे, और फिर अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर बुक भी मिलने शुरू हो जाएंगे, लेटर ऑफ इंटेंट या ऑर्डर बुक्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और टैम चेक कर लीजिए, टैम इज टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, मतलब वो कौन से सेक्टर का एलोकेशन है, वो सेक्टर कितना बड़ा है। अब ऐसा ना हो कि छोटा सेक्टर हो, एक छोटा सा सेक्टर हो जिसमें टारगेट एड्रेसेबल मार्केट ही हार्डली 5,000 करोड़ का मार्केट हो, तो और कंपनी जो उसमें ट्रेड कर रही है उनका मार्केट कैप ऑलरेडी 10,000 करोड़ का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो टाइम जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि एलोकेशन जो हो कम लगे, या लगे कि यार इतना एलोकेशन मिला है, इतना बड़ा मार्केट है, कंपनी मेरी इतनी छोटी है तो अभी इतना ऑर्डर मिलेगा तो कितना बड़ा मुनाफा कमा लेगी। तो उस केस में आप लो से मॉडरेट तक एलोकेशन उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सोर्स आपका गवर्नमेंट है, डिमांड आपको पता है, आपको पता है कि कितना बड़ा सेक्टर है। ठीक है, वैल्यूएशन लो है उस सेक्टर का, आपको एलोकेट करना है हाई, आपको यहाँ पे हाई एलोकेट करना है। और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसको स्केल अप करना है और बढ़ाना है उसको, क्योंकि यहाँ पे सब चीज टिक है।
गवर्नमेंट ट्रस्टेड सोर्स हो गई, डिमांड आपको पता है, वैल्यूएशन लो है, ऑल थ्री टिक्स, ठीक है, एलोकेशन हाई, और नोटिफिकेशन आता है, स्केल अप करिए, कोई दिक्कत नहीं है जब तक वैल्यूएशन उसका लो है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सोर्स है, डिमांड पता है आपको, वैल्यूएशन हाई हो गया है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हो सकते हैं अपने पास, रेलवे हो सकते हैं, डिफेंस हो सकते हैं, जो पिछले एक महीने में करेक्ट हो रहे हैं, उसको आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये वही वाला फ्रेमवर्क यहाँ अप्लाई होगा। सोर्स गवर्नमेंट है, डिमांड लोन है, वैल्यूएशन हाई है, अवॉइड कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट आता है, अगर सोर्स आपका कॉन्फ्रेंस कॉल है, या मैनेजमेंट का इंटरव्यू है, या फिर एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, वहां पे वो ये बात बोल रहा है अपने इन्वेस्टर को बैठा के, और डिमांड अभी पता नहीं है आपको, क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया कॉन्फ्रेंस कॉल से कितनी डिमांड है, नहीं चला पता, कोई भी रीजन पता नहीं है, और आपका कंपनी का वैल्यूएशन जो फेयर है, तो आप वहां पे मॉडरेटली एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक चीज क्लियर नहीं हुई, जो डिमांड है पता नहीं चली आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, डिमांड पता लगाने के लिए रीड अदर पीयर्स, उसके अदर जो पीयर्स हैं उसके सेक्टर में जो और अदर कंपनियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस सेक्टर में कैपेक्स कितना हो रहा है उसको चेक करेंगे, तो डिमांड आपका सब समझ में आ जाएगा कि डिमांड है भी कि नहीं उसका। कॉन्फ्रेंस कॉल में वो चीज बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से फैक्ट चीजें हैं कि नहीं, फैक्ट बैक्ड चीजें हैं कि नहीं, ये चल जाएगा पता। सेम अगर कॉन्फ्रेंस कॉल में बात बोली जा रही है, और डिमांड लोन है, आपको पता है कि भाई डिमांड तो बहुत है इस चीज की, वैल्यूएशन बहुत फेयर है उसका, तो आपको करना है हाई एलोकेशन, ठीक है, और ट्रैकिंग करनी है उसकी, एक्टिव ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि आपका एलोकेशन हाई है। तो जब भी एलोकेशन हाई रहेगा, ट्रैकिंग आपकी जितनी जितना बड़ा एलोकेशन, उतनी बड़ी जिम्मेवारी, सिंपल बात। एक और फ्रेमवर्क आता है इसमें कि कॉन्फ्रेंस कॉल से चला पता आपको, और डिमांड जो है पता चल गई कितनी डिमांड है, लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलोकेट करना है मॉडरेट टू लो, ज्यादा एलोकेट नहीं करना है यहाँ पे। वैल्यूएशन हाई है, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबे समय तक बात चलेगी, थोड़ा लंबे समय तक मार्केट परफॉर्म करेगा, तो वैल्यूएशन हाई है, तो अगर आपका मन है कि मुझे इसमें करना ही है, मैं तो बहुत सुन रहा हूँ इसके बारे में, अच्छा कर रही है कंपनी लगातार, हरदम बेटर क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट कर रही है, तो उसके उस टाइम पे आप मॉडरेटली या फिर थोड़ा लो करके आप एलोकेशन कर सकते हैं, ताकि आपको फोमो ना हो मन में। तो अगेन वही चीज है, वी शुड इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रीनर फ्रेमवर्क, जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है, उस तरफ के फ्रेमवर्क, उस तरफ की चीजों को आप ज्यादा पकड़े, ठीक है, और जो रेड वन, जो रेड टाइप मार्क्ड है, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। अब आते हैं अप्रोच, ठीक है, कि इस चीज को हम अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच टुवर्ड सेक्टर्स टू बी इन, किस सेक्टर में हमें रहना है, कैसे अप्रोच करें इस चीज को। पहले हमारे लिए अवॉइड क्या करना है, सेक्टर्स पोस्टिंग विथ लो ग्रोथ रेट। ऐसे कोई सेक्टर ही अगर 4%, 5%, 2%, 1% का ग्रोथ पोस्ट कर रहा है, तो उस सेक्टर में आप रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल है बिग आईटीज, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये पिछले 2-3 सालों से 1%, 2% का ग्रोथ रेट पोस्ट करते हैं, और मैनेजमेंट कॉन कॉल में भी इतने ही की बात होती है, ठीक है, डॉलर एडजस्टेड ग्रोथ रेट। तो वहां पे जब तक ये पोस्ट करते जा रहे हैं, तब तक वहां पे बने रहने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन कमिंग इन वेरी फास्टली, किसी सेक्टर में जहां पे पहले 2-3 प्लेयर थे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी कंपटीशन उसमें आते जा रहे हैं। 2-3 चीजें होती है कंपटीशन आने के, एक या तो बहुत ही बड़ा मार्केट हो, उस टाइम पे कंपटीशन आता है, तब तो बहुत बड़ा मार्केट कंपटीशन आ भी गया तो भी आप बच जाएंगे। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा नहीं है और कंपटीशन आना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज कि वो सेक्टर अच्छा मार्जिन बना रही थी, तो वैसे केसेस में मार्जिन ड्रॉप होगा और रिटर्न आपके फिर लुढ़केंगे केंगे वहां। तो अगर किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन, हर कोई कैपेक्स करना स्टार्ट कर दिया, हर नई कंपनी कैपेक्स वो करे जो पहले से स्टैब्लिश है, कोई बात नहीं है, लेकिन हर तीसरा आदमी कह रहा है कि मैं भी करूंगा, ये काम तो मैं भी करूंगा, मैं कल तक मिठाई बना रहा था, आज मैं ये बना लूंगा, ठीक है, तो फिर वो सेक्टर जो है आपके लिए आगे कोई ग्रोथ लेके नहीं आएगा। रेवेन्यू ग्रोथ तो कर लोगे, लेकिन मार्जिन हिट हो जाएगा। लो टैम, मतलब टारगेट एड्रेसेबल मार्केट जो है वही छोटा है, मतलब अब छोटी सी इंडस्ट्री है, और उसमें छोटा सा इंडस्ट्री है, 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए एक पेंसिल बनाने की कोई कंपनी खुल गई, बोली हम पेंसिल ही बना के बेचेंगे पूरे, कितना बड़ा मतलब वो स्केल कर लेगी इस चीज को, लिमिटेड यूज है ना उसका, और वैसे भी कोई भी उसको बना सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि मतलब कोई स्पेशल आदमी ही बनाएगा। तो छोटी छोटे मार्केट जहाँ पे है, जहाँ बहुत कुछ नहीं हो सकता है, तो मार्केट साइज कितना बड़ा है, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे चल भी जाएगा पता कि अगले 3-4 सालों में वो कितने सीएजीआर से ग्रो करेगा, और कितना बड़ा मार्केट होने की संभावना है। तो अगर लो टाइम मार्केट है, तो वहां आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है। लाइकली सनसेट इंडस्ट्री, सनसेट का मतलब है कि सूर्यास्त वाली इंडस्ट्री, डूबता हुआ सूरज, लाइक जैसे पेपर इंडस्ट्री थी अचानक से गायब हो गई, तो पेपर इंडस्ट्री अभी भी चल रही है, कुछ कुछ मीडिया हाउसेस तो प्रिंट प्रिंट मीडिया में चलते हैं,
तो जो प्रिंट मीडिया वाले हैं वैसे इंडस्ट्री को हम बोलेंगे सनसेट इंडस्ट्री। अगेन कैमरा वाली इंडस्ट्री जो थी, कोई कैमरा खरीदता ही नहीं, सबके पास मोबाइल है आजकल। तो कैमरा इंडस्ट्री इज लाइक सनसेट इंडस्ट्री। ठीक है। जो नॉर्मल वॉचेस थे, आजकल तो थोड़ा सा रिवाइव हुआ है वॉच वाला सेक्टर, मतलब थोड़ा सा वो स्पोर्ट्स वॉच आ गए हैं आपके, और डिजिटल वॉच आ गए हैं, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्रैक होती है, थोड़ा रिवाइव तो हो गया है, बट बीच में वो भी मोबाइल आने के चलते लोग उसको पहनना, मतलब अगर शौक से पहने तो अलग बात है, लेकिन एक पर्पज से पहनना लोगों ने बंद कर दिया। तो उस टाइम के लिए मान सकते थे उसको कि वो भी एक सनसेट इंडस्ट्री थी। हालांकि अभी जो प्रीमियम वॉचेस हैं उसमें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आपको देखना है, ये तो नॉर्मल चीज, आप समझ जाएंगे कि ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा अपने पास रखना है, रहेगा ही, और उसको अप्लाई करना है। अब पोजीशन मेंटेन कहाँ करनी है, और अगर इंटर करना है तो कहाँ करना है। सेक्टर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट विद इंसेंटिव्स। अगर गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर में कुछ अनाउंस कर दिया और विद इंसेंटिव, जैसे पीएलआई अनाउंस कर दी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव्स, अगर उसने अनाउंस कर दिया कि इस सेक्टर में जो भी काम करेगा उसको हम इतना टैक्स रिबेट दे देंगे, उसको हम इतना अपनी तरफ से, इतने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे हम इतना पैसा उसको अपनी तरफ सब्सिडी दे देंगे, ऐसा कुछ अगर होता है, तो आपके लिए वो चीज इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हाई टैम, वही, अगर बहुत ही बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है, जैसे आज की डेट में हम रेलवे की बात करते हैं तो बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। डिफेंस एक बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। डेटा सेंटर बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। कंजम्पशन बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। तो इस तरह की इंडस्ट्री जिसमें एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा हो, वहां आप पोजीशन मेंटेन करें, और अगर वैल्यूएशन सपोर्ट करता है तो इंटर भी कर सकते हैं। न्यू इमर्जिंग बिजनेसेस, नए नए बिजनेसेस जो आते हैं जो इंटरेस्टिंग लगते हैं आपको, जैसे आज से 3 साल पहले, ठीक है, जैसे एक अभी जैसे आप देखते हैं जो आपकी फूड डिलीवरी वाली है, जोमेटो है, उस टाइम पे तो वैल्यूएशन बहुत ही खराब था, बट द बिजनेस बिजनेस वाज यूनिक। तो जैसे ही उसने डिसाइड किया कि अब हम स्केल अप नहीं करेंगे ज्यादा बिजनेस को, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देंगे, और जब पहली बार उसने प्रॉफिट पोस्ट किया क्वार्टर में, ब्लिंकिट को एक्वायर किया कि अब हम मतलब क्विक ग्रोसरी डिलीवरी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे अभी जैप्टो, स्विगी मार्ट, ब्लिंकिट, ठीक है, आजकल तो फिर अमेजोन भी है, और बिग बास्केट ने भी फास्ट डिलीवरी अनाउंस किया है, कर भी रही है। तो ऐसे कुछ इमर्जिंग बिजनेसेस चल रहे हैं जो इधर आप अपनी नजर बनाइए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्केट है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे इवॉल्व होता है ह्यूमन बिहेवियर, मतलब डिग्रेड होता है, मतलब हम निकलना बंद कर देते हैं। एक बार अगर सामान घर पे पहुंच के मिल रहा है तो हम खरीदने जाना बंद कर देते हैं। वो आदत हो जाती है हमें कि हम चल के जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है, कौन उतनी मेहनत करेगा, मैं थका हुआ हूँ, इस तरह से बहुत सारी चीजें आती है, तो दरवाजे पे ही ला के दे देगा। तो फिर ये एक ना हैबिट है, तो फिर उसमें लोग मतलब लगातार फिर बने रहते हैं उस साइड। तो इस तरह के कोई इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस तरह के बिजनेस पे आप ध्यान दीजिए, वो एक बिजनेस हो सकता है आपके। यूनिक अपॉर्चुनिटीज एट राइट प्राइस, कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सही प्राइस पे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज कि आपने अचानक से देखा कि कोई अचानक से एक मार्केट है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको लूँ तो ऐसे ले सकता हूँ कि अ, जैसे आप देख लीजिए कि चलिए लिस्टेड तो नहीं है, बट मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ड्रीम इलेवन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 सालों में, ठीक है, जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग था वो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, और अचानक से देखा कि हर एक के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में ड्रीम इलेवन जो है, या फिर और भी जो साइट्स हैं स्पोर्ट्स वाली, सबने डाउनलोड कर रखा है, और आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वहां पे लोग जो है लगातार देख रहे हैं कि उसमें बिजी हैं, मतलब काफी कॉन्सेंट्रेट करके बिजी हैं। तो ऐसी चीजें जब लिस्ट होती है मार्केट, ठीक है, जहां पे मतलब, अब ड्रीम इलेवन जैसे बिजनेस में मतलब घाटा क्या है बताइए, उसमें खर्चा क्या है। एक सॉफ्टवेयर दिया है उसको लोग, और एक कस्टमर केयर दिया है उसको लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या उसमें फिर खर्चा कितना आएगा, कितना बड़ा मार्जिन बन रहा होगा, आप सोच लीजिए। ठीक है। तो जहां पे मतलब ना कैश काउ बिजनेस है, कैश मशीन जनरेटिंग बिजनेस है, ठीक है, और वहां पे जनसंख्या बढ़ती रहेगी, बच्चे क्रिकेट समझते रहेंगे, पैन कार्ड लोगों का बनता रहेगा, और वो ड्रीम इलेवन में ऐड होते रहेंगे। तो ऐसे बिजनेसेस जो है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, यूनिक अपॉर्चुनिटी, राइट प्राइस पे, बहुत ही ज्यादा ओवरली प्राइस नहीं होना चाहिए, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। और एक और भी है कि ड्रॉ डाउन इन अ स्ट्रक्चरल बिजनेस ड्यू टू ग्लोबल और एक्सटर्नल इशू। कोई स्ट्रक्चरल बिजनेस है, लाइक जैसे कोई कंजम्पशन का बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, ठीक है, जैसे कोई गोल्ड ज्वेलरी की कंपनीज हो, अपैरल्स की कंपनी, ब्रांडेड अपैरल्स की कंपनी हो, ग्रोसरी की का रिटेल हो, ठीक है, जो कि हमेशा चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो वो अपने बिजनेस के चलते नहीं, कोई ग्लोबल इशू चल गया, एक्सटर्नल इशू कोई चल रहा है, उसके चलते जो है मार्केट करेक्शन दे रहा है और वो भी गिर रही है, ठीक है,
तो उनका जनरली क्या होगा कि उन जो स्ट्रक्चरल बिजनेस है ना, उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तो उनको खरीदना होता है जब कोई ग्लोबल इशू आ जाए और या कोई एक्सटर्नल इशू आ जाए, इंटरनल इशू नहीं, बिजनेस को कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल किसी इशू के चलते या ग्लोबल करेक्शन के चलते वो भी करेक्ट हो रही है, तो वैल्यूएशन आपको कंफर्ट मिलेगा। वहां पे उसको स्केल अप अपने पोर्टफोलियो में लाने का समय तभी होता है उन चीजों को। आगे आते हैं कि अब हम एलोकेशन कैसे करेंगे। हमने समझ लिया कि अप्रोच कैसे करना है, अब हम एलोकेशन कैसे करेंगे। तो हाउ मच वर्दी आर माई होल्डिंग्स, मेरी जो होल्डिंग्स है वो कितना एक्चुअल में वर्दी है, जो मैंने कितना दे रखा है उसको। तो एटलीस्ट 6 to 9 सेक्टर्स टू बी सिलेक्टेड, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 9 सेक्टर आप सिलेक्ट कीजिए अपने लिए, कि मुझे कम से कम इतने सेक्टर को तो कवर करना है। बिकॉज आप नहीं जानते हैं कि कौन सा सेक्टर किस समय किस रेगुलेशन के चलते, किस ड्रॉडाउन के चलते, किस महामारी के चलते अचानक से खराब हो जाए। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे उस जगह पे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, आप फिर उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे नॉट मोर देन 2 कंपनीज फ्रॉम द सेम सेक्टर, एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां खरीदने को मतलब नहीं है। 2 कंपनी आपने खरीद ली, हो गया आपका काम। ठीक है, आप 2 कंपनी देख लीजिए, सही वैल्यूएशन पे मिल रही हो आपको और आप वहां रहें साथ में, उससे ज्यादा आप उस सेक्टर की ज्यादा कंपनियां मत चुनिए। मैक्स एलोकेशंस शुड बी इन सेक्टर विथ टेल विंड्स, मतलब कि जो सेक्टर अभी फ्लेवर में चल रहा है, जिसमें टारगेट एड्रेसेबल मार्केट भी बहुत ज्यादा है, और उसमें और भी ऑर्डर्स आने बाकी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है या जो डिमांड है उस चीज की वो बहुत ही ज्यादा है, अभी उससे हम बहुत दूर हैं अभी। ठीक है, वहां पे ही आपका एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। सम एलोकेशन इज सेक्टर्स शोइंग बॉटमिंग आउट, कुछ कुछ एलोकेशन जहां पे सेक्टर आपको लग रहा है कि बहुत गिर चुका, इससे ज्यादा कम मार्जिन पे तो सामान इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं बेचा है, दे आर ट्रेडिंग एट द लोवेस्ट हिस्टोरिक मार्जिन। तो इसके बाद ऊपर ही आएंगे वो, खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना, ऊपर ही आएंगे। तो उस समय पे आप, और आप थोड़ा कौन कौन पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट भी बोलेगा कि हम तो लोवेस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, इससे खराब तो हो ही नहीं सकता हमारा, तो वैसे ही आपको जब वो बॉटम आउट होगा तो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न वो दे जाएगा। तो थोड़ा एलोकेशन आपका सेक्टर शोइंग बॉटमिंग आउट में भी होना चाहिए। बिगनर्स के लिए एक और चीज है कि 25% एलोकेशन में भी कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज, ये इसीलिए कि उनके पोर्टफोलियो का कम से कम एक खास हिस्से को वो स्टेबल बना के रखे। स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज कहने का मतलब है कि जो चीजें आपके मार्केट में धड़ल्ले से बहुत ही अच्छे तरीके से 20 सालों से 15 सालों से बिक रही हैं, और आप भी उसको अपने मरते दम तक खरीदेंगे ऐसा आप मानते हैं, और आपके जो आने वाले जो जनरेशन है वो भी उसको यूज करेंगे, ऐसी कंपनियां 25% आपके पास होनी चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं तो, क्योंकि आपका फिर एलोकेशन ज्यादा यहाँ वहां चक्कर लगाने में पूरा का पूरा नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनियां तो आपके पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखनी चाहिए, कि कुछ भी मार्केट होगा ये बहुत करेक्शन नहीं देंगी, हाँ हालांकि रिटर्न भी बहुत नहीं देंगे आप, ये भी मान के चलना पड़ेगा। सो टू हैव एटलीस्ट 15 कंपनीज, तो कम से कम आप 15 कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। एंड नॉट मोर देन 25 कंपनीज, 25 कंपनी से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो ईमानदारी से एक्टिवली चीजों को ट्रैक करता है, उसकी क्षमता यही है 15 से 25। स्टैटिक्स यही कहते हैं। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी हो तो वो 100 भी ट्रैक कर सकता है, वो अपने अपने हाजमे के हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर लगता है कि आपकी अच्छी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है तो बुक कर लीजिए गेन को, पूरा नहीं कीजिए तो पार्शली कर लीजिए, एंजॉय कीजिए, एक्चुअल मनी है। ठीक है, तो बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, बुक कीजिए। वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा है तो ट्रिम कीजिए, कम से कम उतना कीजिए। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को हमेशा लगातार आपको मॉनिटर करना है। वो रख के भूल जाने वाली बात जो है, वो जब पैसिव मार्केट था इंडियन मार्केट तब की बात हो सकती है, अभी डायनेमिक है बहुत सारी चीजें। कौन सी इंडस्ट्री किस टाइम पे आके डिसरप्ट हो जाएगी, किसने डिसरप्ट कर दिया, आप बिलीव नहीं कर सकते। आप अपने सामने देख रहे होंगे कि आपके सामने टेलीकॉम इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, नए इमर्जिंग प्लेयर्स आ गए। वैसे ही बहुत सारी वीडियोकॉन जैसी कंपनी थी, बहुत सारा, अगर जाएंगे पास्ट में तो बहुत चीजें आपको मिलेंगी, तो अचानक से कोई कंपनी सामने आ जाएगी, बहुत स्केल करके बढ़ जाती है। यहाँ का मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, आप अगर चेक करेंगे तो निफ्टी 50 में 10 साल पहले जो कंपनियां थी उनमें से कुछ ही कंपनियां बची हुई, बाकी निकल गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उसको सपोर्ट करता है उस चीज को, तो एक्टिव मॉनिटरिंग आपके पोर्टफोलियो की जरूरत है। डोंट हैव फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट गया तो उसके लिए फिर शोक नहीं मनाइएगा। यू कैन नॉट एंजॉय एवरी पार्टी इन द टाउन। ठीक है, सब जगह जाके एक ही रात में खाना नहीं खा सकते आप, तो छूट गया वो छूट गया, कोई बात नहीं, आप अपने जो होल्डिंग्स है उन पे ध्यान दीजिए। ऑलवेज लुक एट द पोर्टफोलियो रिटर्न,
किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न को ज्यादा आप अटैच मत होइए, आप उसके, आप हमेशा पोर्टफोलियो रिटर्न की देख को देखिए, और मार्केट से आप पोर्टफोलियो रिटर्न को कंपेयर कीजिए। आपका अगर लोकेशन मैक्सिमम स्मॉल कैप इंडेक्स में है, तो स्मॉल कैप से आप कंपेयर कीजिए, अगर मिड कैप शेयर्स में है तो मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर कीजिए उसको। ठीक है, मार्केट को आपका होना चाहिए कि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग में हैं तो यू शुड बीट द मार्केट, यू शुड बीट द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। अगर आप बड़ी कंपनियों में करते हैं तो निफ्टी 50 को बीट करना चाहिए, मझौली कंपनियों में करते हैं तो मिड कैप इंडेक्स को बीट करना चाहिए आपका पोर्टफोलियो, और छोटी कंपनियों में करते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट करना चाहिए। अब आते हैं कि एलोकेशन का नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा। हाउ मच वर्दी आर माई होल्डिंग्स, वही एलोकेशन सेक्टर वाइज एलोकेशन कैसे करेंगे। तो मैक्स एलोकेशन आपका किसी भी सेक्टर में होगा तो 15% होगा, और वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला सेक्टर होना चाहिए आपका, और वैल्यूएशन फेयर होना चाहिए। ये दो चीज होनी चाहिए वहां पे। आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब पता है आपको, बहुत तरक्की होने वाली है यहाँ पे, वैल्यूएशन तो एकदम सस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां मेरा मैक्सिमम एलोकेशन। मॉडरेट एलोकेशन होगा 10%। कन्विक्शन टू बी टेस्टेड, हमेशा कन्विक्शन टेस्ट होता रहेगा वहां पे आपका। तो और जो वैल्यूएशन है वो फेयर टू मॉडरेट हो चुका है, तो वहां पे थोड़ा कम करना है, मॉडरेट रखना है उस चीज को आपके एलोकेशन। और जहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड से जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है कोई सेक्टर, या कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, और वहां पे और भी कंफर्मेशन आपको चाहिए, अभी कुछ और भी डिक्लेरेशन चाहिए, कुछ और भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां पे लोकेशन आपका 5%। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना डिसाइड करना है, और 6 से 9 सेक्टर्स आपको चुनने हैं। अब एलोकेशन बात करते हैं हम, स्टॉक वाइज एलोकेशन, एलोकेशन क्या होगा। मैक्स एलोकेशन 7 to 8%, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, फेयर वैल्यूएशन, प्रोएक्टिव ट्रेकिंग, ये तीनों चीजें करनी है जहां पे आपका मैक्स एलोकेशन है। किसी भी एक सिंगल स्टॉक में 8% से ज्यादा आपको नहीं रखना है। ठीक है, और वो तब रखना है इतना इतना भी जब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो, फेयर वैल्यूएशन हो, और प्रोएक्टिव टैकिंग आप कर सकते हैं उसकी। हर एक बात ही पता है आपको क्या हो रहा है वहां पे, किसने किस मैनेजमेंट के किस आदमी ने क्या बोल दिया, हर चीज आपको पता है, तब एलोकेशन इतना होगा उसका। जहां पे 4 से 6% लोकेशन होगा वो मॉडरेट बोलेंगे उसको, कन्विक्शन है आपका उस पे, मॉडरेट वैल्यूएशन है, क्वार्टरली रिजल्ट एटलीस्ट आप ट्रैक कर रहे हैं, वहां पे मॉडरेट लोकेशन होना चाहिए। जहां पे आपको और कंफर्मेशन चाहिए और वैल्यूएशन भी स्ट्रेच लग रहा है, आपको लग रहा है वैल्यूएशन या फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, वहां पे 2 से 3% का ही एलोकेशन रखें, ज्यादा एलोकेशन ना रखें। हमने पोर्टफोलियो तो सिलेक्ट कर लिया अपना, सेक्टर कैसे करेंगे, कैसे कंपनी चुनेंगे, कैसे सेक्टर डिसाइड करेंगे, कितना एलोकेट करेंगे, अब उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो व्हाट कुड बी माई मैनेजमेंट philosophy of maintaining my portfolio, so how I will manage। सो मेरा लॉन्ग टर्म पोजीशंस, लॉन्ग टर्म पोजीशंस को हम कैसे, एक तो पहले लॉन्ग टर्म पोजीशंस होगी क्या और हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। सेपरेट डीमेट, सो लॉन्ग टर्म पोजीशंस should be kept in separate demat, so everybody who is taking this investing seriously should have at least 2 demat account, which I feel। ठीक है, बाकी लोगों का अपना हो सकता है, should definitely maintain 2 demat account at least। लॉन्ग टर्म पोजीशंस रिक्वायर्स लेस अटेंशन, बिकॉज उसने काफी प्रूव कर दिया है अपने आप को पहले, और आगे भी जो मार्केट है बहुत बड़ा है उसके लिए, तो वो कैश जनरेट करती चलेगी अपने प्रॉफिट के हिसाब से, और वो मुझे एक रिटर्न जो है 15 20 25% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर देती चलेगी। दैट कुड बी योर लॉन्ग टर्म पोजीशन एंड दैट टू बी केप्ट इन द सेपरेट डीमेट अकाउंट, सो दैट कि आप उसको बार बार ना खोलें और आप ज्यादा टेम्प्ट ना हो कि आपके उसके आसपास कुछ ने आपने अगर अपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस में कोई छोटी कंपनी ले रखी है और वहां वो खूब स्पाइक मार रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कभी ना कभी कि बड़ी वाली को बेच के इसी में लगा दूंगा ना तो रिटर्न मेरा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, सभी चीज का अलग अलग काम है, तो भी हम आएंगे बाद में। तो सेपरेट डीमेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए, और वहां पे आप अटेंशन कम भी रहेगा तो आपका काम चलेगा, क्योंकि वो एवरग्रीन टेस्टेड कंपनियां हैं। सेक्टर्स बीच में टेक टाइम शोइंग रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म में उनके अलावा और भी ऐसी कंपनी रख सकते हैं जिनको कि रिजल्ट्स दिखाने में टाइम लगेगा। सपोज कोई कंपनी गुजर रही है, रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही है, या फिर किसी अ, किसी भी छोटे चीज से गुजर रही है, सपोज किसी एक क्वार्टर कोई खराब हो गया, मतलब जैसे कि कोविड के थर्ड वेव में आपने देखा था कि होटल सेक्टर खुल गए थे लेकिन वापस 50% का उसमें एक बैन लग गया, तो अब उस क्वार्टर में तो परफॉर्म नहीं करेगी। तो दैट डजंट मीन कि आप उसको, मतलब अच्छी कंपनी तो बेच देंगे उसको, नहीं, ऐसा नहीं, वो बस एक क्वार्टर का। तो
वन क्वार्टर इज अ सिंगल ब्रेकर इन योर जर्नी, याद रखिएगा। अ सिंगल क्वार्टर और अ सिंगल ब्रेकर कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी एंड स्पीड। ठीक है, ब्रेकर है तो ब्रेक लीजिए, स्पीड स्लो कीजिए, ब्रेकर पार होने दीजिए, बढ़ाइएगा। ठीक है, तो उतना ही उसको टेंशन देना है। बार बार ब्रेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल रास्ता चेंज करना पड़ेगा, अलग बात है, बट सिंगल ब्रेकर इज जस्ट अ ब्लिप ऑफ योर आईलिड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑनगोइंग कैपेक्स में टेक्स टाइम टू ऑपरेशनलाइज। आपने कोई ऐसी कंपनी ले रखी है कि उसने कैपेक्स तो करने की बात की है, तो आपने सोचा कि भाई इसको रखते हैं, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कैपेक्स का टाइम होगा ना कि वो 1.5 साल में खत्म होगी कैपेक्स, 6 महीने में खत्म होगी, ऑपरेशनलाइज कम होगी। जब वो ऑपरेशनल हो जाएगी कैपेक्स, वहां पे जब काम स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट जब फुल कैपेसिटी में चलना हो जाएगा, तब जाके आपको वो आपके टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो दीज कंपनीज मे टेक टाइम टू परफॉर्म ऑन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन एस्पेक्ट। तो वो चीज आपको देख के चलना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियों को आप ऐसी जगह रखिएगा जहां पे हर जो एक छोटी कंपनी रखी है, वो रोज 5% बढ़ जा रही है, तो आप इफेक्ट होंगे उस चीज से कि यार मैं इसको बेच के ना इसी में लगा देता हूँ। आप वही गलती कर जाएंगे, वैसा नहीं करना है। इसीलिए हमेशा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मर्दों को बच्चों से अलग रखना है, ये कह सकते हैं आप इसको। नाउ शॉर्ट टर्म पोजीशंस, इसमें क्या होगा? शॉर्ट टर्म पोजीशंस में आप तो पहले शॉर्ट टर्म पोजीशन वैसे अकाउंट में रखेंगे जहां पे ब्रोकरेज कम लगता है। आपकी डिलीवरी पोजीशन है तो डिलीवरी चार्जेस कम है आपके, तो ब्रोकरेज आपका सबसे बड़ा मैटर होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार वहां पे पोजीशन काटेंगे, स्केल अप करेंगे, ट्रिम करेंगे, ये सब करेंगे, मतलब ज्यादा वहां आप हड़कम मचाएंगे, तो वहां ब्रोकरेज आपका जाएगा। तो वैसी जगह पे ब्रोकरेज आप मतलब कम वाला रखिए। मैं बताता हूँ मेरे जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस हैं, दे आर इन आईसीआईसी सिक्योरिटी एंड कोटक सिक्योरिटी। वहां पे ब्रोकरेज जो मेरे जो डिस्काउंट ब्रोकरेज वाला जो है, छोटा ब्रोकरेज वाला, उससे 5 गुना ज्यादा ब्रोकरेज है। फिर भी मैं उसमें रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ मैं वहां पे क्योंकि छोटा मोटा इवेंट हो गया ना, तो मैं बेचने से पहले सोचूं कि यार मतलब इतना ब्रोकरेज लग जाएगा, तो एक ना मुझे वो एक देता है चीज की नहीं नहीं मत बेचो, पैसा लगेगा। और वही अगर छोटे में होता ना जिसमें ब्रोकरेज लगता ही नहीं है या 0.1% लगता है, तो मैं तुरंत सेल बटन दबा दूंगा। तो एक वो मेरे लिए काम करता है, मतलब फोर्स एक टाइप का है कि एक फोर्स चीजें है कि नहीं नहीं बेचोगे पैसा लगेगा ज्यादा, छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसीलिए वो मेरा रेशनल है, आप अलग रख सकते हैं। जस्ट एक बस यही कन्वे करने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पोजीशंस को शॉर्ट टर्म पोजीशन से मिक्सअप मत कीजिए, उससे आप ही इफेक्ट होंगे। अगर आप इफेक्ट नहीं होते हैं, अगर आप अपने मेंटल कूल को, अपने टेम्परामेंट को बरकरार रख सकते हैं, तो आप एक ही डीमट में 200 कंपनी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लगते हैं कि आप एक ह्यूमन है, आप इफेक्ट हो सकते हैं, आप में इमोशंस हैं, आप एक रोबोट नहीं है, तो प्लीज वैसे ही बिहेव कीजिए जैसे कि ह्यूमन इमोशंस बिहेव करते हैं। अब शॉर्ट टर्म जो पोजीशन है आपको, दैट नीड्स एक्टिव मॉनिटरिंग टिल कंफर्म्स दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हो सकता है कि कोई छोटी सी कंपनी आई हो जो आपके छोटे वाले डीमेट में गई हो, लेकिन वो इतनी अच्छी हो गई कंपनी कि लगता है कि यार ये तो अभी 5 साल का ट्रेंड है, ये तो लंबा रहने वाली है। तो आप जब स्केल करेंगे तो स्केल अप उसका बड़े वाले में करेंगे, ताकि उसको रख सके 5 साल तक। और जब भी कोई डिप मिले तो पोजीशन काट के सारा का सारा वहां लेंगे, मतलब आप कोशिश करेंगे कि यहाँ मैं इसको समाप्त करूं और उसकी तरफ शिफ्ट करूं पूरा का पूरा। तो आप एक अप्रोप्रिएट टाइम डिसाइड करेंगे। अगर लगता है कि ये ट्रेंड 4-5 साल का है, तो दैट टू बी इन योर लॉन्ग टर्म पोजिशंस एंड दैट टू बी इन सेपरेट डीमैट अकाउंट। द थिंग विच इज लाइंग laying on in your short term positions, appropriately you should trim एट अप्रोप्रिएट टाइम। छोटा छोटा सा पुल बैक मिला, ट्रिम करके आप उधर डाल दीजिए उसको और उसको छोड़ दीजिए, अब उसका एक्टिव मॉनिटरिंग खत्म। अब जो ये पूरी मेहनत मजदूरी है, बाकी जगह ध्यान दीजिए उस चीजों पे। कमोडिटी कंपनीज, जो कमोडिटी कंपनीज हैं, आयरन्स हैं, जितने मेटल्स हैं, सीमेंट है, ठीक है, आपके ये सब जो भी रॉ मटेरियल वाली जितनी कंपनियां हैं, दैट ऑल आर कमोडिटीज दैट आर हाईली रेगुलेटेड। वो बहुत सारे वेरिएबल से डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करेंगी, डिमांड पे डिपेंड करेंगी, ठीक है, ये सब पे डिपेंड करती चलेंगी, तो उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिमांड होती नहीं है। तो वैसी कंपनी अगर आपने ले रखी है कि मुझे लग रहा है कि मैंने उठा लिया है बहुत ही कम दाम पे, कोई कमोडिटी उठा लिया है, एकदम चीनी कंपनी है, नीचे चली गई है, चीनी की डिमांड आएगी, खूब डिमांड आएगी, मेरी कंपनी खूब चीनी बेचेगी और दाम भी बढ़ा रहा है सरकार चीनी को बेचने का, तो वो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, वो तो उसको आप शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में रखिए, प्रॉफिट बुक कीजिए टाइम पे, और
निकलिए वहां से। हाईली रेगुलेटेड कंपनीज, कोई कंपनी में जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट की नजर वहां पे है, जैसे हॉस्पिटल्स है, कब वहां पे गवर्नमेंट किस दवा का डिसाइड करने आ जाए दाम, किस इलाज का दाम डिसाइड करने चली जाए। एजुकेशन सेक्टर है, वहां पे कब गवर्नमेंट आके बोल दे कि भाई नहीं, इतने से ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते, आप इतने बच्चों को तो आपको फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के जो जो एविएशन है, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर्स है, तो इस तरह की पोजीशंस आप कहीं बनाते हैं तो दैट शुड बी इन योर शॉर्ट टर्म पोजीशंस। द सेक्टर्स और द स्टॉक्स which require active monitoring, it's to be in your short term positions, जिसको आप दिन में 5 बार खोलते हैं, हालांकि खोलना नहीं चाहिए। इतना ट्रेंड आपको धीरे धीरे हो जाना पड़ेगा कि मुझे बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक नेचुरल चीज है कि आपका पोर्टफोलियो है तो आप देखेंगे ही देखेंगे, गलत बात नहीं है, देखना चाहिए, ठीक है, बट उस पर चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट हम ऐसे करेंगे पोर्टफोलियो का। अब हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि हमने जो यहाँ तक पढ़ा तो हमें समझ में क्या आया। सो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। सो अगेन, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, पोर्टफोलियो इज लाइक अ टीम, ऑलवेज लुक एट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। टीम के परफॉर्मेंस पे आप ध्यान दीजिए। एक खिलाड़ी ने आपके बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अगर एक वनडे मैच हो रहा है, वहां पे एक प्लेयर ने शतक मारा, बाकी लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, तो आप मैच हारेंगे, क्योंकि किसी ने बॉलिंग भी करनी है और 100 रन से मैच जीतेंगे नहीं आप। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए आप। एक प्लेयर अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हैव योर टीम डाइवर्सिफाई, ठीक है, अपनी टीम को डाइवर्सिफाई कीजिए। मैंने लास्ट एक शॉर्ट्स बनाया था, वही कहने की मैं कोशिश कर रहा था उसमें। अगर थोड़े दो तीन भी क्लिक कर गए आपके टीम में तो आप मैच जीत जाएंगे, वही है, फ्यू फ्यू क्लिक्स विन द मैच फॉर यू, ठीक है। सभी नहीं जरूरत है कि आपकी जो 15-20 की टीम है सारे के सारे चलेंगे एक दिन में, चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर अच्छी टीम बनाई है आपने, दो तीन चल गए अगर किसी दिन में, तो आपका अगर खराब दिन भी है तो आपका मैनेज कर देंगे काम, ठीक है। यू आर द कोच ऑफ योर टीम, आप अपनी टीम के कोच हैं। शुड नो टीम्स लिमिटेशन, आपको अपनी टीम की लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मैंने ये कमोडिटी रखी हुई है तो ये मुझे एक साल में 3 गुना रिटर्न नहीं देगी। ये कंपनी ऑलरेडी जब इतने वैल्यूएशन में चल रही है तो ये यहाँ से 5 गुनी नहीं होगी, ठीक है। मैंने उसको किस दाम पे खरीदा है, कितने टाइम के लिए खरीदा है, क्या देख के खरीदा है। तो एज अ कोच, आप एज अ कोच ऑफ योर पोर्टफोलियो आपको सारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि कौन मेरा घोड़ा है, ठीक है, और कौन जो है आराम से ग्राउंड पकड़ के बैठा रहेगा। तो सबकी जरूरत पड़ेगी आपको। प्लेयर्स मतलब स्टॉक्स, टू बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट, हमेशा मेरिट पे सिलेक्ट करना है उसको। इमोशंस नहीं जोड़ने हैं आपको उससे कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे इसका नाम पसंद आता है, इसकी बहुत लोग बात करते हैं, वैसे नहीं चलेगा। आप कोच हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। आप उसके साथ रहते हैं, उसको खेलते हुए देखते हैं। इसको आप ऐसे अप्लाई कीजिए कि आप उसका बैलेंस शीट देख रहे हैं, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आप ट्रैक कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रहे हैं। तो आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको खुद पता है कि क्या वैल्यूएशन है, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट क्या है, कैसे वो प्लेयर एग्जीक्यूट करता है नेट नेट में जाके और मैच में जाके, ठीक है। तो उसको मेरिट पे सिलेक्ट करना है। नो प्लेयर इज बिगर देन टीम, लिमिट इट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई प्लेयर अगर अपनी टीम में कह रहा है कि मैं बड़ा ही हो गया हूँ टीम से, तो उसको ट्रिम कर दीजिए। मतलब कि अगर किसी प्लेयर का वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा हो गया है कि आपकी टीम पे ही भारी पड़ रहा है, तो आपकी टीम के लिए वो खतरनाक है। हो सकता है अकेले दम पे मैच आपको जिता ले जाए, लेकिन जिस दिन लुढ़केगा फिर आपकी दूसरी जो टीम के और प्लेयर हैं वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो उस बड़े प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लिमिट कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी परफॉर्म करने का मौका मिले, आप उनके भी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, उनको भी सही प्रैक्टिस कराएं ताकि वो परफॉर्म करे। कैन नॉट अटेंड ऑल द पार्टीज इन टाउन, डू नॉट हैव फोमो। सारी पार्टी आप अटेंड नहीं कर सकते। दूसरा आदमी आपको रॉकेट दिखा रहा है उड़ाता हुआ, आप छोड़ दीजिए उसको। आप अपने रेल पे, बस पे ध्यान दीजिए, वो लेके आपको चली जाएगी आपकी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। आप अपनी कंपनियों पे ध्यान दीजिए, आप अपने प्लेयर्स पे ध्यान दीजिए। आपकी टीम है वो कैसा परफॉर्म करेगी। कल ऑस्ट्रेलिया ने 500 रन बना दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी टीम 300 रन बनाएगी, अगर डिफेंड कर सकती है तो आप जीतेंगे। 500 रन बना दिए ना उसने, तो क्या बुक कर पाएंगे 500, वो भी देखना पड़ेगा। लोग तो बन जाते हैं, 500 1000 बना लेंगे, लेकिन वो बुक नहीं कर पाते हैं, फिर उसी मुनाफे में से निकल जाता है पूरा मामला। आप अपने टीम पे ध्यान दीजिए। नॉट ऑल T20 प्लेयर्स आर फिट फॉर टेस्ट मैचेस,
ठीक है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म वाले जो प्लेयर्स हैं आपके, जो आपके छोटे जो टीमेट में रह रहे हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म नहीं बन सकते हैं। ज्यादातर छोटी कंपनियां खत्म हो जाती हैं, उनमें से कुछ ही बन पाते हैं मिड टर्म, मिड कैपिटल, क्या बोलते हैं, मिड कैप और लार्ज कैप जो है, छोटी कंपनियां ज्यादातर फेल हो जाती हैं, एक समय के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाती हैं। जो अच्छे रहते हैं वो फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर लोग उन्हीं की बातें करते हैं। जो चले गए, जो फेल हो गए, उनको कोई नहीं, कोई उसकी बात ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर मार्केट में आज 7,000 कंपनियां हैं जो अभी लिस्टेड हैं, तो इससे ज्यादा कंपनियां डिलिस्ट हो चुकी होंगी, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आप अपने T20 प्लेयर को, अपने टेस्ट मैच के प्लेयर को, अपने वनडे के प्लेयर को पहचानिए अपनी टीम में, और उसको उसी हिसाब से यूटिलाइज कीजिए, और उससे उतनी एक्सपेक्टेशंस रखिए आप। प्लेयर शोइंग प्रॉमिस नीड्स टू बी प्रोमोटेड अप द ऑर्डर। अगर कोई छोटा बल्लेबाज जो है आपका, मतलब बार बार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको स्केल अप करना पड़ेगा, उसमें लोकेशन आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ऊपर आके बल्लेबाजी करो। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला। अगर आपको लगता है कि 5 साल तक और चलेगा, तो उसको शिफ्ट दैट टू योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो ये वाला मैट्रिक्स है यहाँ पे। नॉन परफॉर्मर्स नीड टू बी ड्रॉप आफ्टर फेयर चांसेस। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल एक क्वार्टर रिजल्ट का मौका दीजिए, सुनिए बात मैनेजमेंट की क्या कह रहा है। लेकिन बार बार वही बात दोहराई जा रही है, और परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है नंबर्स पे, बैलेंस शीट पे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे, तो कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी टीम चलानी है। ठीक है, तो टीम परफॉर्म करेगी तो एज अ कोच आपको अच्छा लगेगा, नहीं परफॉर्म करेगी तो किसी भी प्लेयर से, किसी भी स्टॉक से आपको अटैच नहीं होना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्म इज टेम्पोरी, क्लास इज परमानेंट। इसका मतलब यह है कि कोई बहुत ही अच्छी कंपनी अगर थोड़ी सी टर्मोइल में है, तो उसको गलती मत कर दीजिएगा बेचने की। ठीक है, क्लास है, वो परफॉर्म करेगी, जब कोई नहीं करेगा ना, तब करेगी। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की आज, ये इसको अपने दिमाग में लेके चलें, बार बार देखें, और एक बार अपने बिहेवियर में उतारेंगे। गलतियां आप करेंगे, आप ह्यूमन हैं, आप गलतियां करेंगे। ठीक है, मशीन में जो प्रोग्राम्ड मशीन है ना, वो भी हैंग होती है, गलतियां वो भी कर जाती हैं, वो प्रोग्राम्ड है, हम प्रोग्राम्ड नहीं है। हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो हम गलतियां करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ चीजों को मैनेज करके चलेंगे, गलतियों को जल्दी पहचान लेंगे और उसको काट लेंगे गलतियों को, तो हम ज्यादातर जो भी करेंगे वो सही कर जाएंगे। और जब हम सही कर जाएंगे, तो हमें जो हमारे वांछित जो रिजल्ट है वो मिल जाएंगे। तो विद दैट, I came to the end of my slides. If you have any doubt, you can ask me any question. The floor is open now.